टारगेट किलिंग के ऊपर बातचीत शुरू हुई है। जी बिल्कुल। इससे पहले आप सब इस चीज के गवाह हैं कि कब किसी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ बातचीत की थी। जब टारगेट किलिंग के खिलाफ बात नहीं हो रही, मुझे यह बताइए कि किसी जिम्मेदार आदमी ने, मैं आपसे सबके सामने बात करता हूं, शायद चंद लोग नाराज भी हो जाएंगे, कोई जिम्मेदार आदमी टारगेट किलिंग के घर के अंदर जाके कुछ ने फातिहा पढ़ी है? ताकि कम से कम बुरा नहीं कहते तो ये तो देख लें कि जितने भी जिम्मेदार आदमी हैं, जो कि जिम्मेदार हैं गवर्नेंस करने के, जो कि जिम्मेदार हैं अमन अमान देने के, जो कि जिम्मेदार है लोगों को जानो माल को हिफाजत करने के, उनके डायरेक्शन के ऊपर काम होता है, कम से कम जाके फातिहा पढ़ लें ताकि लोगों को पता तो चले कि रिजॉल्व क्या है हमारे एहलकारों का। क्योंकि ये नहीं होता तो उनको खुली छुट्टी वहां पर मिली हुई होती है, जिसके अंदर वो अपने मौके का फायदा उठाते हैं। हमने भी तहिया किया हुआ कि इंशाअल्लाह हम 150 लोग फ्रंटियर कोर के पिछले 3 सालों में शहीद हुए, 350 लोगों के बाजू और टांगे उड़ी हैं। जब मैं 150 लोगों की बात करता हूं तो ये आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ वो ट्रेंड मैन पावर जाए नहीं हुई है, वो 150 जिंदगियां नहीं गई हैं। कम से कम 2000 लोग जो उनके माँ बाप हैं, बेसहारा हैं, गरीब लोग हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनकी बेवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो बिल्कुल डेवास्टेटेड है। ये उनके ऊपर इतना असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ने तहिया किया हुआ है कि इंशाअल्लाह अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे। हमारे लिए देखिए, फ्रंटियर कोर के लिए, जवानों के लिए बड़ा आसान है, जहां पे कोई फायरिंग हो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दें, और पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई दहशतगर्द भी मारा जाए, लेकिन बाकी लोग भी मारे जाएंगे। अंधाधुंध फायरिंग आपने फ्रंटियर कोर को कभी करते हुए नहीं देखा। क्यों? खतरा है कि इसके अंदर आम लोग ना मारे जाए। अपनी जानों का कुर्बानी हम दे रहे हैं, नजराना दे रहे हैं, हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 29 जून से लेकर आज तक कम से कम 55 लोगों को फ्रंटियर कोर ने और पुलिस ने, इन दहशतगर्दों को पकड़ के उनके ऊपर मुकदमात कायम किए हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अदालती कार्रवाई है, अदालत के हवाले बातचीत हो गई है, और मुझे उम्मीद यह है कि अदालतें इंसाफ करेंगी और इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल के अंदर हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। और जहां तक कि आपके इस लेटर पे जो बातचीत आपने बताई है, लोगों को तकलीफ है, और मैं ये समझता हूं कि हमें यहां पर जो बुलाया है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बुलाया है। जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझेगी कि अब फ्रंटियर कोर की यहां पर जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक टेलीफोन करना है, रिटर्न ऑर्डर्स बाद में आ जाएंगे, मैं 1 घंटे के अंदर फ्रंटियर कोर को दोबारा बैरक्स के अंदर ले आऊंगा। हमें कोई लोगों को तंग करने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक मिनिमम चीज है, और अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर फ्रंटियर कोर के बीच में आके लॉ एनफोर्समेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। सर, बलूचिस्तान में अब तक कितने ऑपरेशन हुए हैं और अब कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि कौम परस्त हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि ये ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जब 2005 में 14 या 15 दिसंबर को प्रेसिडेंट मुशर्रफ कोलो में आए थे और उसके ऊपर रॉकेटबारी हुई थी, और उसके बाद अगले दिन उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई जवाब गया भी नहीं। रॉकेटबारी हुई है, कामयाबी उसको नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो वहां से बैठ के रॉकेट फायर कर देते हैं, वो वहां पे आके गिरे। अब उन लोगों को पकड़ने की जरूरत थी। अगले दिन मैं और हमारे आईजी, मैं उस वक्त डीआईजी था, जब हम हेलीकॉप्टर के ऊपर रिकॉनेसेंस कर रहे थे देखने के लिए कि ये किस तरीके से इसका तदारुक किया जाए, तो फिर फायरिंग हुई जिसके अंदर आईजी साहब और मैं दोनों जख्मी हुए थे। और उसके बाद जब ये लोग वाकयात हो गए तो फिर वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया, और वहां पर जितने भी आपके दहशतगर्दों के कैंप थे। कैंप क्या होता है? कैंप एक ऐसी जगह है कि जहां पे चंद 10-12 जवान है, नौजवान है, वो वहां बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ असला यहां छुपाया हुआ है, कुछ वहां छुपाया हुआ है, कुछ वहां छुपाया हुआ है, और उसके बाद एक एक 2-2 निकाल के वो उसको फायर करते रहते हैं, और एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है उसको जारी रखना चाहते हैं, ताकि ये सामने आए कि लोग खुश नहीं हैं ये बहुत चंद लोग। अब ये वो कैंप्स होते हैं जिनको आप फरारी कैंप कह लेते हैं, मैं उनको दहशतगर्दों के कैंप कहता हूं। आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो परसों वहां, उनके जाके वहां पे क्लियरेंस हुई, और ये ऑपरेशन दिसंबर से शुरू होके आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 20 दिसंबर को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, और जिसके अंदर फौज ने भी हिस्सा लिया, जिसके अंदर फ्रंटियर कोर ने भी हिस्सा लिया, और जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर हुआ था। यह ऑपरेशन 26 अगस्त को खत्म हो गया। 26 अगस्त के बाद से आज तक मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर कहीं पे हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि डॉक्टर मालिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की बात करते हैं, और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, क्योंकि जो भी अपने अवाम के हकूक की बात करेगा वो एक अच्छा इंसान है, और वो अपने अवाम के लिए बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आता हूं ऑपरेशन की तरफ। मैंने कहा कि ऑपरेशन कहीं नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। मैं यही पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा था कि जो आपने डॉक्टर मालिक साहब से बात की है, वो बात बिल्कुल मेरे पॉइंट को विंडिकेट करती है, उसको बिल्कुल साबित करती है जो मैं कहने जा रहा था।
फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। उस सूरत के अंदर अभी हमारा जो एक और काम है वो ये है कि गन रनिंग को हमने रोकना है। जी बिल्कुल। हमने नारकोटिक की स्मगलिंग को रोकना है। इस दफा आपको यह पता होना चाहिए कि जितनी नारकोटिक अफगानिस्तान के अंदर पैदा होती है उसमें से कम 33% या 40% जो है वो बलूचिस्तान में से होती हुई ईरान की तरफ और कोस्ट की तरफ जाती है, और पाकिस्तान की टोटल बदनामी इसके ऊपर होती है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब इस चीज को भी रोकना जो है वो हमारा काम है, हमारे मैंडेट में शामिल है। अब ये बात जब मैं करूंगा तो उसके अंदर यह है कि फिर हम इसको जब ऑपरेट करने के लिए हम निकलते हैं, इसके लिए कि हम चेक करें कि कोई बीच में इस तरह की कार्रवाई तो नहीं हो रही, गाड़ियां वहां पर चल रही हैं। जब मालिक साहब ने यह फरमाया कि तुम के अंदर फ्रंटियर कोर ने एक स्कूल की इमारत में जाके लोगों को जख्मी किया, मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि काश मालिक साहब ये भी फरमा देते, उनकी मैं बड़ी कदर करता हूं, कि उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था। 2 दिन पहले जब फ्रंटियर कोर के कुछ गाड़ियां मन से छुट्टी पर जाने वाले लोग आ रहे थे और तुर्बत की तरफ आ रहे थे, उनके ऊपर दहशतगर्दों ने इसी तुम के इलाके में फायर किया था। जवाबी फायर के अंदर ये जो आदमी फरमा रहे हैं कि वो मर गया था या शहीद हो गया था, जवाबी फायर के अंदर ये आदमी मारा गया था, 2-3 लोग वहां से भाग गए थे। यही तुम की जगह है। अब आप ये बताइए कि ये चीज कन्फ्रंटेशन है, दहशतगर्दों ने फायर किया, फ्रंटियर कोर ने जवाब दिया, और ये हमारे बिल्कुल हमें इस चीज के ऑर्डर्स हैं कि जब आपके ऊपर फायर होगा तो आप उसका जवाब देंगे। कबायली मामला है, मुझे बताइए आप में से कौन ऐसा आदमी है जिसके ऊपर फायर होगा और वो जाके उनके वालिद साहब से शिकायत लगाएगा? आप उसको जवाब देंगे। जब उसको जवाब दिया गया और ये वाकया हो गया तो एक वहां पर टेंशन तो मौजूद है। अब उसके बाद जब तीसरे दिन वहां से या चौथे दिन जब वहां से फ्रंटियर कोर के लोग दोबारा गुजर रहे थे, आपको मालूम है कि वेपन यहां पर मौजूद है। हो सकता है कि वो लोग वहां पर अंदर शोक मना रहे हों, लेकिन हालात को खराब करने वाले एलिमेंट भी तो वहां पर मौजूद हैं। जब फ्रंटियर कोर की गाड़ियां वहां से गुजरी तो उन्होंने फिर उनके ऊपर फायर किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे स्कूल से फायर आया या वहां पे कोई फायर की वॉली आ गई, फायर किया। अब जब फायर आया तो जब उन्हें फरमाया कि फ्रंटियर कोर नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह के स्कूल की इमारत में गई, इसकी वजह क्या थी? हम वहीं से खड़े हुए, हम भी जवाबी फायर कर देते तो कितने लोग मारे जाते? आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। तो फ्रंटियर कोर ने यह हरकत नहीं की, वो उन मुजरमों के पीछे भागे जिनको उन्होंने देख लिया था कि ये फायर कर रहे हैं। वो मुजरम जाके जब हजूम में छुपे उनके ऊपर फायर किया। अब क्या मालूम कि वो जो लड़का वहां पे शहीद हुआ है या वो जो लोग जख्मी हुए वो किसकी गोली से हुए। तो ये एक ऐसी बात कर देना, क्योंकि फ्रंटियर कोर के ऊपर बातचीत की जा सकती है और हमें मौका नहीं मिलता अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने का, और वैसे भी एक हवा चली हुई है तो ठीक है, उसके ऊपर ये बातचीत हो जाती, तो ये नहीं हुआ। तो पॉइंट ये है कि फ्रंटियर कोर जहां पर भी काम करती है वो सिर्फ 2 सूरतों के अंदर काम करती है। एक, जब इसके अपने ऊपर फायर आ जाए, दूसरा जब इनके सामने किसी की जानो माल को जो है वो नुकसान हो रहा हो। और ये जब हम कहते हैं किसी के जानो माल, इसमें हुकूमत का भी माल शामिल है, जिसके अंदर हमारे एसेट भी शामिल हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर सुई के इलाके के अंदर या पीरको के इलाके के अंदर या रेकोडिक के इलाके के अंदर या किसी और इलाके के अंदर जब ये पता चलता है कि वहां से रॉकेट आए हैं या गोलियां आई हैं, तो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान क्या करे? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कार्रवाई क्या होती है? वो कार्रवाई ये होती है कि हम जाते हैं उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए ताकि उनको अदालत में लाया जाए। अब अगर फायर होगा तो आप क्या करेंगे? आप छुप जाएंगे कि ये फायर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनसे मत लड़ो और इनको छोड़ दो ताकि दोबारा ये फायर कर सके। तो जवाबी फायर होता है। हमारे लोग मरे हैं, हमारे ऑफिसर भी शहीद हुए। ये नहीं कि हमारे सिर्फ जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पे पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर एक कर्नल साहब से जवाब था, वो शहीद हुए। उससे पहले 2 कर्नलों को बारी बारी गोली लग चुकी है। हमारे कई मेजर शहीद हुए। तो हमारी पूरी की पूरी फोर्स का काम ये होता है। आप इसको अगर हम ऑपरेशन कहें तो ये ज्यादती इस तरीके से बनती है। मुझे बताइए डाकुओं के साथ आप क्या करेंगे? क्या डाकू पाकिस्तानी नहीं है? I think in the personal defense he has to retaliate. नहीं, ये एक अलग चीज है। मैं पर्सनल डिफेंस की भी रिटेलिएशन की बात मैं बाद में करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई डाकू वहां पे मौजूद हो और वो जुल्म कर रहा हो तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? आप उसको पकड़ने जाते हैं और उनमें से अगर कोई मारे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो लॉ का काम हो गया है। किसी रेपिस्ट को आप क्या करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आपका अदालती निजाम, आपका कानून किस लिए है? क्या वो आपके मुल्क के नेशनल को गलत काम से रोकने के लिए नहीं है? इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक भरपूर जामे किस्म की रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में है और इनके पास एक मौका है। जब से ये आए हैं ये कोशिश जारी है कि इनके साथ बातचीत कर ली जाए। हम नहीं चाहते कि हम इसके मामले को ज्यादा खराब करें, लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस करके आएंगे और यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करेंगे तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम उसका जवाब दें और उनको इससे रोकें। हमारा काम यह है कि उसको रोकें। उसके अंदर अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो इसको ऑपरेशन कहना मेरे ख्याल में ज्यादती होगा। यह ऑपरेशन नहीं है। अब जो फौजी ऑपरेशन की बात करते हैं, कोई